नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तपन देशमुख है और एमपीजीके पर 50 लेक्चर्स की हमारी इस सीरीज में यह चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में, यहाँ की वनोपज के बारे में, यहाँ के वनों के प्रकार के बारे में और यहाँ के वनों से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की, जो मध्य प्रदेश की वन संपदा और वनों पर आधारित है। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है और जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा है वह ट्रॉपिकल थॉर्न या एरिड फॉरेस्ट है और जो बीच का मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं यह ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस का अर्थ होता है पर्णपाती। पर्णपाती का अर्थ है कि वह कि स्वयं को बचाने के लिए वृक्ष अपनी पत्तों को एक साल में एक बार झाड़ देते हैं, मतलब अपने पत्ते गिरा देते हैं जिससे कि वह कम पानी में सरवाइव कर पाए। इसीलिए इस क्षेत्र को डेसिडियस कहा जाता है, डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो दक्षिण हिस्सा है यह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, अर्थात यहाँ पे कुछ पौधे या माफी चाहेंगे कुछ पेड़ वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन पेड़ों में सागवान, साल, पीपल, महुआ आदि प्रमुख हैं और यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बीच वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर भी उसी तरह के पेड़ पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर पेड़ सारे ही पेड़ साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनमें प्रमुख हैं सागवान, साल, पीपल और महुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में वर्षा का क्या अंतर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहा जाता है। जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे आप अर्ध पर्णपाती वन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर ये जो इलाके हैं यह इलाके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के इलाके हैं और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा आप देख रहे हैं इसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एरिड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एरिड और थॉर्न फॉरेस्ट का अर्थ है कि यहाँ पे कांटेदार जंगल पाया जाता है, तो आप इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल भी कह सकते हैं। और अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो यहाँ पे वर्ष भर में 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो यह ध्यान रखने योग्य बात है। इस वन में मुख्य रूप से आपको बबूल मिलेगा, आपको यहाँ पे बैर मिलेगा, यहाँ आपको रीठा मिलेगा, यहाँ आपको पलाश मिलेगा, यहाँ आपको खैर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कम पानी में रहने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है यहाँ पर कुछ अधिक पानी उपलब्ध होने के कारण यहाँ पे आपको अर्ध पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं, या माफी चाहूंगा पूर्ण पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। और जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है यहाँ आपको अर्ध पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, छोटी छोटी बातें कि आप ध्यान रखिएगा। और ये इस नक्शे में आप सीधा समझ सकते हैं कि जो सतपुड़ा का इलाका है वह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है और जो विंध्याचल का इलाका है वह ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है और उसके ऊपरी हिस्सा जो अरावली से संबंधित है या जो बुंदेलखंड का इलाका कहा जाता है यह ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। प्रशासकीय स्तर पर मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1988 में जब भारत में राष्ट्रीय वन्य नीति लागू हुई उसके बाद यह फिक्स हो गया कि 33.33% का इलाका हर राज्य वनों के लिए संरक्षित करेगा। क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में नवीन वन नीति कब लागू हुई? तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश में नई वन नीति लागू हुई। अगर संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें या आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो आरक्षित वन क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा जिला यहाँ आप देखेंगे कि खंडवा है, जहाँ पे
9,098.98 हेक्टेयर भूमि संरक्षित है वनों के लिए, रिजर्व्ड है वनों के लिए। और अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में वो पाया जाता है छतरपुर में, 5,620.78 हेक्टेयर। अगर सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन की बात करें तो यह पाया जाता है, सबसे कम अवर्गीकृत वन पाया जाता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद के बाद उज्जैन में, और उज्जैन के बाद आप देखेंगे कि सबसे कम है छिंदवाड़ा में। सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन पाया जाता है बैतूल जिले में, बैतूल के बाद फिर दूसरा स्थान शिवपुरी का है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सबसे कम रिजर्व फॉरेस्ट जो है छतरपुर में है, जो 786.76 हेक्टेयर है। और सबसे ज्यादा और सबसे कम अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की जाए तो वह खंडवा में है। तो मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखने योग्य है। सबसे ज्यादा रिजर्व्ड आरक्षित वन है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में खंडवा में, और सबसे कम संरक्षित वन है खंडवा में 164.19 हेक्टेयर। यही अब बात करें हम छतरपुर की, तो छतरपुर में सबसे कम आरक्षित वन है और सबसे ज्यादा संरक्षित वन है। संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों में यह अंतर है कि जो संरक्षित वन का इलाका होता है यह पूर्णतः प्रशासन की देखरेख में होता है। यहाँ आवागमन की सुविधा तो होती है, परंतु इसे आप नष्ट नहीं कर सकते, यहाँ आप लकड़ी नहीं काट सकते। दूसरा, यहाँ आप पशुओं को अवश्य चरा सकते हैं, परंतु मानव जनित हानि आप नहीं पहुंचा सकते। दूसरा जो वन है वो है आरक्षित वन। आरक्षित वन में आप आवागमन कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, परंतु यहाँ लकड़ी काटना अपराध है। और अगर अवर्गीकृत वन की बात करें तो यहाँ आप पशु भी चरा सकते हैं, यहाँ आप लकड़ी भी काट सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बहुत सारी प्रजातियों को अब बिना अनुज्ञा के आप उनकी लकड़ियां काट सकते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका विरोध भी हुआ था। इसमें बरगद और पीपल जैसे वृक्ष भी शामिल थे। तो अगर आरक्षित वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ लगभग 65% वन जो है वो आरक्षित वन है। अगर संरक्षित वन की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश में 33% वन है वो संरक्षित वन है। और अगर अवर्गीकृत वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 2% जो वन है वह अवर्गीकृत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वनों से संबंधित और उनके क्षेत्रफल से संबंधित, जो ध्यान रखने योग्य है, जो परीक्षा में कभी कभी पूछ भी ली जाती है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इलाका आरक्षित वन का है, संरक्षित वन का है या अवर्गीकृत वन का है। तो आप बता सकते हैं कि आरक्षित वन का इलाका सबसे ज्यादा बड़ा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं। अभी हमने जाना कि प्रशासकीय दृष्टिकोण से किस प्रकार मध्य प्रदेश में वनों को विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे कि वृक्षों के आधार पर किस प्रकार से मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टीक वुड अर्थात सागौन पाया जाता है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, माफी चाहूंगा छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में टीक वुड कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे साल वृक्ष की यहाँ बहुतायत है। साल का वृक्ष यहाँ पे उमरिया, मंडला, शहडोल और सीधी में पाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरे भारत का 50% जो साल पाया जाता है वह मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साल या भारत में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष कहाँ पर हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उमरिया, मंडला, शहडोल और सीधी। तीसरी श्रेणी की हम बात करें तो तीसरी श्रेणी जो मिश्रित वनों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को बांटा गया है वृक्षों के संदर्भ में, और आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा, मंडला, होशंगाबाद और बालाघाट में सर्वाधिक मिश्रित वन पाया जाता है। यहाँ एक और सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश में किस कारण से 10 लाख पेड़ों की कटाई की गई थी या 10 लाख साल के पेड़ काटे गए थे। तो आप बता सकते हैं कि एक कीड़ा था जिसका नाम साल बोरर था। तो साल बोरर के कारण मध्य प्रदेश में 10 लाख पेड़ों की कटाई की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि
किस सन में कटाई की गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1997 में शासन द्वारा यह कार्य किया गया था। साल के वनों को बचाने के लिए लगभग 25 साल पुरानी घटना है और बहुत ज्यादा पेड़ इसमें काटे गए थे। तो मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं। साल के वृक्षों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में 16.54% साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ बांस के जंगल भी पाए जाते हैं पर उनका प्रतिशत बहुत कम है। और मध्य प्रदेश में जो प्रमुखता से बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं वह है स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैल्मस। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सी बांस की प्रजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि स्ट्रिक्टस प्रजाति और डेंड्रोकैल्मस प्रजाति मध्य प्रदेश में बांस की मुख्य रूप से पाई जाती है। अब हम नजर डालेंगे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण वन संस्थानों के बारे में। जैसा कि आपको शायद जानकारी में होगा कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना सन 1861 में हुई थी और यहाँ पे जो वन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम जो भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 में हुई थी। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसका मुख्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसके बाद स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जबलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 27 जून 1963 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने हमारी पिछली स्लाइड में भी बात करी थी। इसकी नींव रखने का श्रेय जाता है डीट्रिच ब्रैंडिस को, जो जर्मन मूल के बॉटनिस्ट थे। आपको यह ध्यान रखना है कि इस संस्थान की स्थापना करने वाले डीट्रिच ब्रैंडिस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज की, जो बालाघाट में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 27 जून 1963 में, माफ कीजिएगा 1990 में इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में इसे जबलपुर शिफ्ट कर दिया गया है। फिर हम बात करेंगे एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की, जिसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 2005 को हुई है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय भी भोपाल में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। एमपी बैम्बू मिशन जो मध्य प्रदेश में 2013 में शुरू हुआ है, तो इसका मुख्यालय भी भोपाल में ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है वन विभाग से जुड़े हुए, जो आपको याद रखना जरूरी है कि किसकी स्थापना कहाँ हुई, कहाँ किसका मुख्यालय है। अगर हम वन विभाग से जुड़े हुए अन्य संस्थान की बात करें तो प्रादेशिक वन स्कूल बैतुल, शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदपुर रीवा और झाबुआ में स्थित है। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल बैतूल, रीवा, शिवपुरी, लखनादौन और अमरकंटक में स्थित है। संजीवनी संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि वन विभाग से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, में वनों की बात चले तो आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ने 1988 में तेंदुपत्ता नीति लागू करी थी। तो आप याद रखिएगा, 1988 में बिचौलियों को हटाने के लिए मध्य प्रदेश ने तेंदुपत्ता नीति लागू करी थी। अगर हम वन विभाग से संबंधित पुरस्कारों की बात करें तो वन संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत में प्रमुखता से 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1987 में की गई थी। इसके बाद अगला पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना 1986 में की गई थी। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अवार्ड है, जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना 11 सितंबर 2001 को की गई थी। अमृता देवी की चिपको आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, इस कारण से यह अवार्ड उनके नाम पर रखा गया है। हमारी सूची में अगला नाम है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड का। इस अवार्ड की 12 श्रेणियां हैं, जिसमें इंडिविजुअल कैटेगरी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, अन्य ऐसी श्रेणियां हैं जो इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन कार्य करने के लिए मेधनी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में की गई थी, परंतु यह पुरस्कार किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया था
जुलाई 2018 में हर्षवर्धन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पुरस्कार की पुनः स्थापना की गई जुलाई 2018 में, और यह पुरस्कार अब पुनः प्रदान किया जाता है। तो ये पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिन पर सवाल अक्सर बनते हैं, और मेदिनी पुरस्कार इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में लेखन कार्य करने वाले विदुषी या विदूषकों को दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन विभाग से जुड़े हुए पुरस्कारों के बारे में। आइए अब जो हमने पढ़ा है उसे कंक्लूड कर लेते हैं और कुछ नए तथ्यों को भी जान लेते हैं। तो ये जो इलाका है, जो सतपुड़ा का इलाका है, यह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास का, यह इलाका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और ये जो ऊपरी इलाका आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ सबसे ज्यादा बांस जो मध्य प्रदेश में होता है, ये बालाघाट जिले में होता है। बांस एक ऐसा घास है जो कभी कभी एक दिन में बहुत ज्यादा बारिश में 1 फुट तक बढ़ जाता है। सबसे तेज बढ़ने वाली अगर कोई घास है तो वह बांस है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वन नीति, जो नई वन नीति है, 4 अप्रैल 2005 को लागू हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण 2 जो बांस की प्रजातियां हैं वह स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा। अगर हम प्रादेशिक आधार पर या टेरेन के आधार पर अगर हम वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। विंध्य कैमूर का जो इलाका है, एक विंध्य कैमूर श्रेणी है, दूसरा मुरैना शिवपुरी का पठार है, तीसरा नर्मदा का दक्षिणी हिस्सा जो है वो है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है, ये आप याद रखिएगा, ये उमरिया का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 16 वन वृत्त हैं सॉरी, और 62 क्षेत्रीय वन मंडल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बैतूल और रीवा में वन पहरेदारी का ट्रेनिंग स्कूल है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.15% इलाका वन है। मध्य प्रदेश में 1900 शायद माफी चाहूंगा, आज से 25 साल पहले लगभग 10 लाख पेड़ों को काटना पड़ा था। यह साल बोरर कीट के कारण काटना पड़ा था, यह आप ध्यान रखिएगा। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला इलाका जो है वो बालाघाट, श्योपुर और उमरिया का इलाका है, ये आप देख सकते हैं नक्शे में यहाँ पे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला इलाका उज्जैन और रतलाम और शाजापुर है। इसमें शाजापुर सबसे कम है, फिर उज्जैन है और फिर रतलाम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना का प्रारंभ सितंबर 1995 में हुआ था। मध्य प्रदेश में 1988 में तेंदुपत्ता नीति का प्रारंभ हुआ था, तेंदुपत्ता नीति लागू हुई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में पंचवन योजना 1976 में लागू हुई थी। पंचवन योजना का मूल उद्देश्य यह था कि जिन जिलों में 33% से कम वन क्षेत्र है उनमें उसको कमी को पूरा करा जाए और 33% वन क्षेत्र डेवलप किया जाए। तो ये इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जबलपुर को आम जिला कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जो आंवला है वो पन्ना जिले में उत्पादन होता है, उसका सबसे ज्यादा आंवला पन्ना जिले में पाया जाता है। ये छोटी मोटी बातें। मध्य प्रदेश के बानमौर और शिवपुरी में खेर से कत्था बनाया जाता है। मध्य प्रदेश लाख के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें आपको प्रश्नों के सही जवाब देने में मदद करेंगी। यह नक्शा इसलिए प्रदर्शित किया है मैंने ताकि आप इत्मीनान से देख सकें कि कौन सा इलाका कहाँ पर है, और आप समझ सकें इसमें कि वन क्षेत्र किस तरह से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।